नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के सीतापुर जिले से जुड़ी हुई है, जहां पर 25 मई को लापता हुई एक युवती जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, बीएससी की छात्रा थी, उसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। सीतापुर से प्रेमी जो था वो युवती को लखनऊ लाता है और यहाँ पर बड़ी ही बेदर्दी से युवती की हत्या कर दी जाती है। 25 मई को प्रेमी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तब से 12 दिन गुजर जाने के बाद अब कहीं जाकर इस पूरे मामले का यानी इस हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक गरीब बाप जिसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी थी। 25 मई की सुबह जब मानसी घर से कॉलेज जाने के लिए निकली, तब उसके पिता महेश ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। जूते चप्पल बेचकर परिवार का पेट पालने वाले महेश रोज की तरह अपनी दुकान पर गए थे, लेकिन 25 मई की शाम होते होते उनकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा गया जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। बेटी शाम तक घर नहीं लौटी, फोन किया तो फोन बंद मिला और फिर शुरू हुआ एक बाप का दर्दनाक सफर अपनी बेटी की खोज का। थाने के चक्कर, अधिकारियों के सामने गुहार, यहां तक की बात नौबत धरना प्रदर्शन पर आ गई। हर रोज एक उम्मीद कि शायद आज उनकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन 12 दिन बाद पुलिस ने जब कहा आपकी बेटी मिल गई, तो पिता खुश होने की बजाय, क्योंकि पिता को जो हालत में बेटी मिली उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। लखनऊ के एक सुनसान में बेटी के कपड़े मिले, चप्पल मिले, बाल मिले और फिर मिला एक सच जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। वो सच था बेटी का कंकाल, मतलब अवशेष सिर्फ मिल पाए। 12 दिन बाद बेटी नहीं मिली। जिस बेटी को महेश ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी, उसी बेटी की पहचान अब उसके कपड़े और चप्पलों से करनी पड़ी, क्योंकि शव मिला ही नहीं। शव क्या कंकाल मिला है? आखिर कैसे? अब इस पूरे मामले में जो युवती के परिजन है यानी माँ बाप महेश हैं, पिता है और माँ है, भाई बहन है, सब अब इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे। पुलिस ने जिस युवक ने इस जो बिटिया थी उसका ये हाल किया, उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, उसके मुठभेड़ में पैर में गोली भी लगी है, लेकिन अब परिजन मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उनकी बेटी को मारा गया है वही हाल उस प्रेमी का होना चाहिए, तभी इंसाफ बराबर होगा। उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि एक बिटिया को उसने छीन लिया। अब ये क्या पूरा मामला है? आखिरकार क्यों प्रेमी ने जो है युवती की हत्या की? क्या वजह थी? क्यों सीतापुर से वो लखनऊ लाकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? तो तमाम सवाल के जवाब हैं। वहीं अब परिजनों की क्या मांग है, ये सब हम आपको अपनी इस पूरी खबर में बताएंगे। लेकिन वाकई में ये दिल दहला देने खबर है, और सबसे बड़ी बात वही जो हम अक्सर कहते हैं कि आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे किसी की बात और बहकावे में आकर उन पर भरोसा कर लेते हैं और फिर जो होता है उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। इस खबर में भी ऐसा ही दिखता है। ये खबर, जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के सीतापुर जिले की। सीतापुर जिले का संदना गांव है। यहां पर 25 मई को, इसी 25 मई को बीएससी की छात्र मानसी, 19-20 साल की छात्री, बीएससी प्रथम वर्ष में मानसी पढ़ती थी। मानसी के पिता जो है महेश, वो जूते चप्पल की दुकान लगाते हैं। इनके परिवार में मानसी के पिता महेश, इसके अलावा भाई है, 2 बड़े भाई हैं और माँ मीरा देवी हैं। तो ये मानसी का परिवार, यानी मानसी अकेली इस घर की बिटिया थी, 2 भाई, माँ बाप, ये एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था। महेश मेहनत कश आदमी थे, जूते चप्पल की दुकान चलाते थे, अपना कमाई करके अपने परिवार को अच्छी से अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगे रहते थे। मानसी बीएससी प्रथम ईयर की स्टूडेंट थी, तो आप समझ सकते हैं पढ़ने में ठीक थी, तभी बीएससी कर रही थी। कहते हैं कि मानसी जो है बीएससी कॉलेज आती जाती रहती थी। सरैया गांव, जो इनके पड़ोस में ही, जैसे संदना गांव है, इसी गांव के पास सरैया गांव करता है। इसी गांव का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम है विशाल पाल, और उसकी बहन है शिवानी पाल। ये दोनों भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें मानसी पढ़ने जाती थी।
जो शिवानी पाल है वो कहा जाता है कि वो मानसी की सहेली थी और इसी के चलते जो है जो शिवानी पाल के चलते ही जो उसका भाई विशाल पाल और मानसी की भी अच्छी खासी दोस्ती थी। परिजनों के मुताबिक, जो पिता महेश है उनके मुताबिक जो है विशाल ने अपनी बहन के माध्यम से जो बिटिया मानसी थी उनकी, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी पहले बहन से मानसी की दोस्ती कराई, फिर बहन ने अपने भाई की दोस्ती मानसी से कराई और धीरे धीरे जो है मानसी और विशाल की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। ठीक, कहते हैं कि इसी बात जो है ये सब चल रहा था। इस दौरान 25 मई को वो काला दिन जब मानसी को विशाल ने मौत के घाट उतारा। करीब इनके प्रेम संबंधों को 1-1.5 साल हो रहे थे, जब से कॉलेज गई थी करीब करीब समझ लीजिए, तभी से इनका विशाल और मानसी का प्रेम संबंध चला था। 25 मई को मानसी जो है अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती, घर वालों को यही बताती है। घर वाले जैसे रोज जाती थी, चली गई, कोई दिक्कत नहीं। उधर पिता अपनी दुकान पर चले गए, जो भाई बहन है वो सब अपने अपने काम में लग गए। 25 मई को कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन फिर देर शाम तक मानसी घर लौट कर नहीं आती। वहीं जो पिता देखते हैं कि शाम हो गई, नहीं आई। माँ पिता को जानकारी देती हैं कि ऐसा सा वो मानसी कॉलेज गई थी, अमूमन 2, 2:30, 3 बजे तक आ जाती थी, अभी तक नहीं आई। तो पिता ने कॉल लगा कि हो सकता हो अपने दोस्त वस्त, कभी कभी कॉलेज हैं, बड़े बच्चे हैं, तो हो सकता है सहेली वाली किसी घर चली गई। तो उन्होंने जो है उनके जो भी दोस्त व्यवहारी जहाँ जहाँ मानसी जा सकती थी या जिनसे मिलती जुलती थी उनसे सबसे पता किया, लेकिन मानसी का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान लगातार मानसी के फोन पर फोन भी कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था वैसे वैसे माता मीरा देवी और पिता महेश की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब जब शाम हो गई, नहीं आई न मानसी, तब पिता को टेंशन होने लगी। लिहाजा उन्होंने इस बात की सूचना, यानी 25 तारीख को हुई, उन्होंने जाकर जो थाना था संदना थाना क्षेत्र, वहाँ पर जाकर इस बात की सूचना दर्ज कराई कि हमारी बिटिया जो है कॉलेज के लिए गई थी और अभी तक लौट की नहीं। पुलिस ने तत्काल जो पिता महेश का कहना है कि पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शायद कार्रवाई करती तो मेरी बिटिया मिल जाती, क्योंकि उन्होंने जब जानकारी की तो उन्हें विशाल के बारे में पता चला और उन्होंने लिखित में ये कहा कि मुझे लगता है कि विशाल जो है हमारी बिटिया को बहला फुसला कर ले गया है। विशाल यहाँ का रहने वाला और साथ में कॉलेज में पढ़ता था। पिता का कहना है कि संदना थाने में उनकी शिकायत को 28 तारीख को दर्ज किया गया। 25 तारीख को वो शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन 3 दिनों तक उनको टहलाया गया कि आज शिकायत दर्ज करने की शिकायत दर्ज नहीं की गई। पिता ने कहा कि मेरी बेटी 25 तारीख को लापता हो गई, उसके प्रेमी ने उसका अपहरण कर लिया था। मैं नामजद शिकायत दर्ज कराने थाने गया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। 28 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने एफआईआर की कॉपी देखी तो जो मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता था वो शिकायत तब भी नहीं दर्ज की गई थी। इसके बाद मैं उस एफआईआर से असंतुष्ट था, लिहाजा मैंने इस बात की शिकायत जो है सीओ साहब, एसपी साहब से की। मैं लगातार अधिकारियों के पास जाता रहा, उन्हें बताता रहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अधिकारियों को सूचना, मतलब पिता कहना है कि मैं कई बार जाके गया, जब मैं थक गया। 25 तारीख से उनका कहना है कि 28 तारीख तो एफआईआर लिखी गई और जो लिखी गई वो भी जो मैं चाहता था वो नहीं लिखी गई। तो मैं एसपी के पास गया, सीओ के पास गया, तमाम अधिकारियों के पास गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो थक हार कर मैंने सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया कि अब हम धरने पर बैठने जा रहे हैं। लिहाजा जब 2 जून को पिता का कहना है कि हम धरने पर बैठे हैं, तब कहीं प्रशासन हरकत में आया। तमाम अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही आपकी बेटी को खोज लेंगे, और तब कहीं जाकर पूरी कार्रवाई शुरू हुई। ठीक, पहले हम पिता की बाइट आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे वो बताते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि पिता की बाइट, जब ये धरना प्रदर्शन किस तरह से उन्हें बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये जानना जरूरी है। सुनिए। तो आपका जो प्रकरण है, आपने बताया है कि आपकी बिटिया सीमित समय में जो जिस समय पे स्कूल जाती थी उस समय स्कूल गई, वापस नहीं आई, तो क्या प्रकरण है? आपने क्या कार्रवाई को लेकर मांग किया है? हमने 12 बजे आ जाती थी जी, जब आई नहीं, शाम तक रास्ता देखा जी, फिर थाने गए, थाने में सूचना दिया तो 3 दिन तक वो हमसे यही कहते रहे हम बिटिया को ढूंढ लाएंगे और तब कार्रवाई करेंगे।
जी और उसके बाद हमें मालूम हुआ जी। कि जो लड़का जिस लड़के से वो बात करती थी बिटिया, बात करती थी, जिसका नाम दिया है, वो हमारे घर 3 दिन पहले फाइल देने के बहाने से आया था। उसी के नाम हम तहरीर दिया है जी जी और पुलिस प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। और हम 28 तारीख को 9 बजे तक रुके, तब तक FIR नहीं हुई। उसके बाद में FIR अपने इच्छा अनुसार की गई और हमारी इच्छा है कि हमारी बिटिया को ढूंढ के लाया जाए और जो विशाल पाल है उसको भी लाया जाए। जो हमारी बिटिया बालिग हो चुकी है, जो अगर इच्छा होगी तो वो उसके साथ जाएगी और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी बिटिया जिंदा है या कुछ कर दिया है, इसलिए उसको थाने तक लाके दोनों को दिखाएं। तो हम 12-13 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं CO से लेकर SP और DM तक गया हूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 दिन से मैं धरने पे बैठा हूं। जी जी, कोई ऊपर सुनवाई नहीं हो अभी रही। कोई सुनवाई आपने, आपके कहने के अनुसार आपने 1090 और 1076 पे भी कॉल किया? 90-10-76 पे भी कॉल किया जी। वहां से भी यही आया कार। इस खबर को हम आगे बढ़ाए, 2 कमेंट आए उनको हम पढ़ लेते हैं। एक सृष्टि जी ने लिखा है, व्हाट शुड द पुअर मम्मी एंड डैडी डू व्हेन द किड्स आर सो स्टूपिड। रवि गुप्ता जी कह रहे हैं, पेरेंट्स शुड आल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। जी देखिए, आप दोनों लोग जो हैं, दर्शक जो भी हैं, आप माँ बाप को देख रहे होंगे, आपको लगता होगा ये थाने में जाते होंगे तो इनकी कंडीशन ये उसमें होते होंगे कि ये पुलिस वालों से बहस कर सके। अपने यहाँ के थानों की हालत जानते हैं और खासकर गांव वालों थानों में तो सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करते। अब ये बेचारे जाते होंगे, ये कहते होंगे, भैया सर सब मालिक हमारी बिटिया गायब है, जरा ढूंढवा। हाँ ठीक है, अभी ढूंढवा रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार एक ही काम थोड़ी है। इस तरह का बिहेवियर होता है। बेचारे इन लोग जब गांव के लोग पुलिस के नाम से ऐसे ही डरते हैं, ठीक है। सीधे साधे लोग रोज कमाना रोज खाना के चक्कर में अब थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनके लिए कितनी मुसीबत। यहाँ तो जब ये धरना प्रदर्शन पर जब कब बैठे हैं, जब कुछ जो राजनीतिक दल बताते हैं, जो चूंकि बिटिया दलित समाज से है, तो आज़ाद समाज पार्टी के कुछ नेताओं को जब इस बारे में पता चला तो वो उनकी मदद के लिए आ गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि भैया ऐसा है, अब हम पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा के थक गए हैं, अब हम धरना पर बैठेंगे। जब धरना पे बैठते हैं तब ये हुआ कि और भी लोग, गांव के लोग जो थे वो भी धरने पे बैठ रहे थे। अब उन्हें लगा कि ये मामला, चूंकि अगले साल चुनाव होने, लिहाजा इस मामले में राजनीति हो सकती है, लिहाजा तब कहीं पुलिस अधिकारियों की नींद टूटती है और पुलिस अधिकारी इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर में आपकी बेटी का पता लगा लेंगे क्या हुआ। और जबकि जिस दिन बेटी गायब हुई थी उसी दिन पिता ने नामजद FIR दर्ज कराने, मतलब जिसके ऊपर उन्हें सबसे ज्यादा शक था, प्रेमी विशाल पाल, उसके ऊपर ही उन्होंने लिखित किया कि इसको, ये हमारी बेटी को लेकर गया है। अगर पुलिस उसी दिन विशाल पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करती तो शायद उसी दिन पता चल जाता कि मानसी कहाँ है। लेकिन ढिलाई होती रही कि हाँ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये है वो है, आज तुम्हारी जवान बेटी का हो सकता है वो खुद ही अपनी मर्जी से गई हो। अब तमाम तरह की बातें होती हैं। अब बेचारा एक पिता जो है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बार बार चक्कर लगा रहा है। पहले 25 तारीख को लापता हुई, 3 दिन तो थाने के चक्कर लगाता रहा कि FIR ही लिख जाए। 28 तारीख को FIR लिखी जाती, जो FIR लिखी गई उसका कहना है वो हमारे मुताबिक नहीं थी। 28 तारीख को लिखने के बाद फिर जब संतुष्ट नहीं हुआ तब वो फिर अधिकारियों के पास चक्कर लगाया कि भाई जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात ही नहीं हो रही, इसमें अब कुछ और ही लिखा हुआ है। फिर जाकर जब 2 जून को, सोचिए 25 से 2 जून 7 दिन निकल गए, 7 दिन का 8 दिन, 31 का महीना था, 8 दिन निकल जाते हैं। 2 जून को जब धरना प्रदर्शन पर बैठता है पिता, तब जाकर ये होता है कि हाँ भाई हम बात सुन रहे हैं, ठीक। अब 2 जून को जब ये होता है, अधिकारियों की नींद टूटती है तो वो जांच पड़ताल में जुटते हैं। धरने के तीसरे दिन CO साहब जो थे वो आए, पिता का कहना है कि वो आए हमारे पास और मुझसे कहा धरना समाप्त कर दीजिए, हम आपकी बेटी को 3-4 दिनों में ढूंढ लेंगे। उनके आश्वासन पर पिता ने धरने से उठ गया, लेकिन गांव के लोग बैठे रहे कि नहीं, भले ही पिता उठ जा रहा लेकिन हम लोग तभी उठेंगे जब गांव की बिटिया मिल जाएगी।
इसके बाद पिता ने बताया कि शनिवार को यानी कल 6 तारीख को पुलिस ने मुझे लेकर लखनऊ गई। पिता ने बताया कि पुलिस जो है मुझे लेकर लखनऊ गई, बताया कि मेरी बेटी मिल गई है। मुझे लगा कि चलो बेटी मिल गई, बहुत अच्छी बात, लेकिन पिता ने कहा पूरी बात नहीं पता थी। जब मुझे जंगलों की तरफ ले जाने लगे तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। वहां जब हम जंगलों के बीच से पहुंचे तो वहां पर झाड़ियों में मेरी बेटी के फंसे हुए कपड़े दिखाए, चप्पल और हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके बाल भी मिले लेकिन पूरी लाश नहीं मिली। बताया जा रहा है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। आरोपी जो प्रेमी है विशाल पाल, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब पिता कह रहे हैं अगर बेटी की हत्या हुई तो अकेले, तो पिता का तरह तरह के अपना भाते हो, तो उसका कहना है कि हमारी बेटी को अकेले नहीं मारा गया, हो सकता है विशाल पाल के साथ कोई और लोग शामिल हो जिन्होंने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया हो। अब पिता इस पूरे मामले की सही से जांच की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो पुलिस वालों ने लापरवाही बरती है उनको भी सस्पेंड किया जाए। वहीं अब पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया, कहते हैं कि पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से लिया तो 4 जून को ही पुलिस ने विशाल को सबसे पहले हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पूछा हाँ मैं ही जो है मानसी को लेकर गया। पूछा गया मानसी कहाँ है, तो उसने बताया कि 25 तारीख को ही जब मैं उसको अपने साथ लेकर गया था लखनऊ तो मैंने उसकी हत्या कर दी। अब पूछा गया कि उसकी लाश कहाँ है, तो 5 जून को जो है उसने गुनाह कबूल किया। शनिवार की सुबह यानी 6 जून को जो है पुलिस विशाल को लेकर लखनऊ गई जहां पर उसने मानसी के शव को फेंका था। वहां पर पहुंची पुलिस तो हाँ लखनऊ के ये कहते हैं ये इलाका कौन सा है, माफ करना अभी हम बता रहे हैं लखनऊ के कौन से इलाके में गए थे। हाँ लखनऊ के बख्शी तालाब है, वहां देवरई कला गांव के पास एक सुनसान जंगल सा है, वहां पे एक खाली प्लाट पड़ा है, सिर्फ दीवारें थी। उस प्लाट के अंदर जो है वहां पर इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, यानी मानसी की हत्या कर दी। अब पुलिस को जब वो 6 जून को लेकर गया तो वहां पर वो सब चीज मिली। इसके बाद एक टीम जो है पिता को लेकर जाता है और वहां पर ये दिखाता है कि कपड़े और चप्पल मिले हैं। जो विशाल पाल है उसका कहना है ये कंकाल जो मिला है वो मानसी का ही है। पिता भी जब कपड़े और चप्पल देखते हैं तो उनके आधार पर पहचान करते हैं कि हाँ ये हमारी बिटिया का ही सब सामान है। इसके बाद जो है पुलिस कहते हैं कि वहां से सीतापुर विशाल को लेकर वापस आती है 6 जून को। दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस टीम जो है विशाल को एक बार फिर से लखनऊ ले जाने के लिए जाती है, क्योंकि जो सबूत है उनके एक बार रिक्रिएशन के लिए कि कैसे कैसे उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, इसके लिए उसको लेकर जाती है। जब विशाल रामपुर मढ़िया गांव के पास पहुंचा तभी विशाल ने पुलिस से कहा कि उसे टॉयलेट लगी है। टॉयलेट के बहाने वो रुकता है। इस दौरान जो है जब पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं तो एक रोड के किनारे ही यूकेलिप्टस का बाग है, वहां पर वो टॉयलेट के लिए जाता है। इस दौरान बताते हैं कि वो एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन लेता है और पुलिस टीम पर फायर करता है। जवाब में पुलिस भी फायर करती है और उसके बाद विशाल के पैर में गोली लग जाती है जिससे विशाल घायल होता है। घायल होने के बाद पुलिस वालों उसे अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है गलती हो गई। ये विशाल का वीडियो भी हम आपको दिखाते थे, जब पुलिस की गोली लग जाती है तो किस तरह से वो दर्द से कराते हुए कहता है कि गलती हो गई। सुनिए। सर गलती हो गई। नहीं तो तुम भागे तो पुलिस पे क्यों फायर किया तुमने? सर गलती हो गई। गलती हो गई। अब इसका अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहा है। अच्छा, अब मेन बात आता है कि जो विशाल का इसके साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो आखिरकार विशाल ने मानसी को अचानक से ऐसा क्या बात हो गई कि उसने इसकी हत्या कर दी। विशाल से जब पुलिस ने पूछा कि आखिरकार जब तुम्हारा उसका प्रेम था तो तुमने तो फिर उसे मारा क्यों, तो विशाल ने जो बताया वो बहुत चौंका देने वाला था। दरअसल विशाल और मानसी के बीच में कहें, मानसी विशाल पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगी थी। एक तरीके से यह कहें कि विशाल को अपना सब कुछ मान चुकी थी और इनके बीच में जो कहें जो पर्दा होना चाहिए था, अब वो सारे पर्दे खत्म हो चुके थे। कहते हैं कि पुलिस की जांच में और पोस्टमार्टम में से या विशाल की जो बयान है उसके मुताबिक जो है
मानसी 3 माह की गर्भवती थी, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जब वो प्रेग्नेंट हुई उसे भी इस बात का पता चल ही गया होगा, लिहाजा उसने विशाल पर अब ये कहा कि भाई जो अब ये चीज़ हो गई है तो अब तुमको हमसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन ये बात छुपेगी नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा मामला, लिहाजा अब तुम्हें हमसे शादी करनी हो। लगातार जो है मानसी इस चीज़ के लिए विशाल को बोल रही थी, लेकिन विशाल जो है शादी नहीं करना चाहता था। प्यार तो था लेकिन शादी के नाम से उनके हाथ पैर कांपते, शादी कैसे कर ले, शादी तो हमारे घर वाले करेंगे, तो जहाँ से करेंगे वहाँ दहेज मिलेगा, अब यहाँ तो तुम हमारे लिए मुसीबत बन गई। अब विशाल को लगा कि ये मामला तो बहुत गड़बड़ हो गया, लिहाजा उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ये प्लान बनाया कि मानसी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसे हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया जाए, तभी वो इस झंझट से बच सकता है। नहीं तो जैसे ये बात आगे बढ़ेगी, आज तो हम ही को वो मानसी बोल रही है, कल को हो सकता है वो मेरे घर भी पहुंच जाए और बोल दे कि भाई ऐसा है, ये आपके बेटे ने हमसे शादी का वादा किया और देखो ये सब हुआ और अब वो शादी से मुकर रहा है, इससे हमारे गांव में बदनामी हो जाएगी, हमारे माँ बाप की बदनामी हो जाएगी और फिर कहीं हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं जाएंगे। तो विशाल को लगा कि अब क्या करूं, लिहाजा चूंकि वो जानता था कि मानसी उस पर भरोसा करती है। अच्छा, उसने भी शुरुआत में कोई ऐसा कहे नहीं निशानी देना कि मानसी को ये लगे कि ये धोखा कर सकता है या कुछ हमारे साथ गलत कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं किया। मानसी को उसने चुपचाप 25 मई को अब मिलने के लिए बुलाया, कहा कि जहां यहाँ रहेंगे तो हमारे घर वाले तो इस चीज़ के लिए राजी नहीं होंगे, लिहाजा हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और फिर नई जगह पे अपना रुकेंगे, देखेंगे आगे फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। तो 25 मई को मानसी जो है कॉलेज से बताने के बहाने निकलती है, लेकिन असल में 25 मई को दोनों का यहाँ से जाने का प्लान था। अब 25 मई को विशाल मानसी को लेकर सिधौली में ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल से विशाल जो है मानसी को बिठाकर लखनऊ के थाना बक्सी का तालाब क्षेत्र है यहाँ पर आते हैं। यहाँ किसान पथ रोड है और यहाँ पर जब किसान पथ रोड के अंदर साइड जाते हैं तो सुनसान जंगली क्षेत्र टाइप का एरिया है, लेकिन कुछ एक प्लाट भी है, उन जगहों पर लेकर पहुँचता है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक बार फिर से शादी को करने को लेकर जो है बातचीत और वाद विवाद बढ़ता है। मेरे ख्याल से विशाल ये चाहता होगा कि किसी तरह से मानसी इस बच्चे को गिराने के लिए तैयार हो जाए, यानी अभी 3 महीने हुए, जो गोलियां आती हैं वो गोली खा ले तो ये सब मामला क्लियर हो जाएगा, तो वो ये चाह रहा होगा। लेकिन मानसी अड़ी थी कि नहीं, तुमको हमसे शादी करनी पड़ेगी, तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अब इसने समझाने की कोशिश की, मानसी मानी नहीं, लिहाजा अब इसे लगा क्या करे। तो वहाँ पर जहाँ पर था वहाँ सुनसान, न कोई एरिया, न वहाँ कोई आदमी, ना आदमी की जात, लेकिन इसे लगा कि ये सही मौका है और इसने वहीं पर जो है मानसी का गला दबा लिया और तब तक गला दबाए रखा, ज़मीन पर गिरा कर, तब तक मानसी की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हुई। जब मानसी छटपटाना बंद कर चुकी तो इसे लगा कि अब इस तरह से रहेगी तो हो सकता है कोई इसकी पहचान कर ले। तो कहते हैं कि एक सीमेंट का पिलर था जो उसने उसके ऊपर गिरा दिया, जिससे उसका वो पूरा पिक्चर हो गया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो है वो घर चला आया। सोचो, इतना निश्चिंत था, इसको ये नहीं था कि सबसे पहला शक, चूंकि प्रेम प्रसंग वाला मामला, कॉलेज में पढ़ते हो तो सबसे पहला शक तुम्हारे ऊपर जाना था। अच्छा, ये इस वजह से और घर आ गया कि अगर ये होगा कि इसके घर वाले, मानसी के घर वाले शिकायत दर्ज कराएंगे तो हमारे पास होगा, तो हम तो घर ही पे मौजूद हैं। अगर हम भागते या मानसी को लेकर जाते तो जाहिर सी बात हम भी यहाँ से गायब होते। तो इस चालाकी के चक्कर में ये अपने घर ही में चला गया कि किसी को अगर हम गायब होंगे तो सबसे पहला शक हमारे ऊपर जाएगा, लेकिन अगर हम गायब नहीं रहेंगे तो किसी को ये नहीं लगेगा कि हाँ ये मानसी को लेकर गया। अब इसी चालाकी में ये गांव पहुंच गया। शुरुआत में पुलिस ने भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की होगी, तो इसका यही होगा कि भाई हम तो गांव में हैं, देख लो, पता कर लो, हम गांव से एक दिन भी गायब नहीं गए। 25 तारीख को ही ये मानसी को लेकर जाता है, उस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वापस भी आ जाता है। अब सीतापुर से लखनऊ की दूरी कितनी होगी, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत होगी, सीतापुर टू माफ 1-1.5 घंटे, 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप बाइक से जाओगे तो 1-1.5 घंटा आने में, 1-1.5 घंटे जाने में, यानी सुबह ये लोग 9-10 बजे निकले और 3-4 बजे तक ये आ गया, कॉलेज की टाइम तक वापस आ गया। ऐसे में इसको यही था कि हम पारे ऊपर कोई शक नहीं जाएगा। पुलिस टीम भी जांच करने पहुंची होगी तो ये होगा कि भाई अगर हम भागते तो हम यहाँ कैसे होते।
घर में भी आसपास के गांव वालों में से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो गांव वालों ने भी कहा नहीं भाई, किसी लड़की के साथ तो हमने इसे नहीं देखा। तो इसे लगा कि हमारी ये चालाकी काम हो जाएगी। इधर जब मानसी के घर वाले धरना प्रदर्शन पर बैठ गए तब पुलिस पर दबाव पड़ा, और पुलिस ने जब दबाव पड़ा तब कहीं जाकर पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने पूरा गुनाह कबूल किया कि हाँ, हम मानसी को लखनऊ लेकर गए और यहाँ पर जो है, जो बख्शी वाला तालाब है, वो जो सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाके हमने उसकी हत्या कर दी। अब समझिए 12 दिन गुजर गए इस सब कागज पत्र। अगर 25 तारीख को पुलिस ने पिता ने जब पुलिस में जाकर शिकायत की थी कि हमें शक है कि ये लड़का हमारी बेटी को ले गया, उसी दिन अगर हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ उससे करती तो यकीन मानसी जिंदा तो ना मिलती, क्योंकि मानसी को मारकर ही वापस आया था, लेकिन कम से कम मानसी का शव तो मिल जाता। अब जो पुलिस की मांग है, एक परिजनों की मांग है, माफ करना, कि एक तो प्रेमी विषाद मुठभेड़ के एक गोली तो पैर में लगी है खैर, लेकिन उनका मामला है कि हमारी बिटिया की जान गई है, तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरे शख्स की जान बची रहे। उनकी मतलब है कि जान के बदले जान। दूसरी बात वो उन्होंने मांग की है कि विशाल के घर पर बुलडोजर चले और सख्त कार्रवाई हो, और जो पुलिस वालों ने इस पूरे मामले में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उनके निलंबन की मांग कर रहा है परिवार। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र संदना के ग्राम संदना के अंतर्गत वादी महेश की तहरीर पे उनकी पुत्री के अपहरण का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि विशाल पुत्र भानु ग्राम सरैया के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि मेरा उनकी पुत्री मानसी से पूर्व से ही परिचय था और आपस में प्रेम संबंध था, और वो दोनों बाइक पे बैठ के, विशाल की बाइक थी, विशाल ने अपनी बाइक से उनको टीकेटी लखनऊ ले गया। वहाँ किसान पथ के पास किसी सुनसान जगह पे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ। विवाद का मुख्य कारण यह था कि वो इनके संबंधों के कारण 3 महीने की गर्भवती थी और वो शादी और साथ रखने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान ये आवेश में आके विशाल द्वारा उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पास पड़े हुए एक सीमेंट के पिलर से उसके गले पे रख दिया और वहाँ से अगले दिन अपने घर आ गया ताकि किसी को इस बात का शक न हो। अभियुक्त की निशानदेही पे शव को उस घटनास्थल से बरामद किया गया और साथ संकलन की कार्रवाई के दौरान ही वो शौच का बहाना बनाया और पुलिस टीम जब उसको शौच कराने हेतु ले जा रही थी, उसी दौरान उसने पुलिस की पिस्टल को छीना और नाक पे मार के फरार हुआ। और पीछा करने के दौरान ही उसने फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जो CSC उपचार के लिए भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब इस मामले में सच में अगर जो पिता कह रहा है वही है कि 25 तारीख को जाता है, 25 तारीख से 28 तारीख हो जाती है, FIR नहीं लिखी जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करना बनता है जिन्होंने इस तरह से एक लड़की के लापता होने के बाद भी इस तरह के मामले में ढिलाई बरती। और ये मांग कहीं से भी गलत नहीं कि उनको निलंबित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस समय CM योगी के बातें हैं या वादे करते हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह की कोताही या इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने की बात कहते हैं। उनका हमेशा यूपी पुलिस के कहें सभी उसको निर्देश यही है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई पिता पीड़ित आ रहा है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। और इस तरह से 25 तारीख से समझिए 2 जून हो जाते हैं, जब एक माता पिता धरने पर बैठते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस जो पिता कह रहा था उसकी बातों पर गौर करके आगे की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है, आप भी मदद कर सकते हैं और अगर आपको ठीक लगे। साथ ही
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप रील की तरह खबर देखना पसंद करते हैं तो हम वहाँ पर रील की तरह खबरें डालते हैं। यून्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे, हमारा अकाउंट आपको मिल जाएगा। नमस्कार, देखते रहिए।